बात। ठीक है। मेरी उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इंटरनेट में? आर यू एबल टू सी इट इन अ फ्लुएंट मैनर? यस, ठीक है। देखो, है ना, मैंने एक टेबल बनाई है कल बैठ के, क्योंकि कई बच्चों के जो डाउट्स है उससे मुझे ये लगा कि प्रॉपरली समझ में नहीं आया है। तो मैं उस टेबल से आपको एक बार वापस समझाने की कोशिश करता हूं कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहां पर आप लोग को समझ में हो रही है। शॉर्ट समरी ऑफ सेक्शन 9 और सेक्शन 10, ये मैं अभी आपको भेज दूंगा, इसको हाथ से लिख लेना। जहाँ सेक्शन 9 और सेक्शन 10 नोट्स में दिए हुए है ना, एक एडिशनल पेपर लगा के अपने हाथ से लिख लेना। देखो क्या होता है, जब कोई ये शायद है ना प्रोसेस में, या तो समझाने में मेरे से गलती रह गई है या आप लोगों से समझने में रह गई है। लेट्स रेक्टिफाई दैट। क्या होता है कि प्राइस जो है मनी कंसिडरेशन है। यस सर, ठीक है। अब प्राइस कैसे कैसे फिक्स होती है कि सर तीन तरीके से हो सकती है कि या तो खुद कॉन्ट्रैक्ट में ही फिक्स कर लो प्राइस को, कि सेलर और बायर ने फिक्स कर ली, हाँ सर ये प्राइस है, ठीक है। या फिर कोई मेथड फिक्स कर लो, जैसे कि कि सर कोई थर्ड पार्टी होगा, वो हमारे को वैल्यूएशन करके देगा, हमारे लिए वो प्राइस फाइनल होगी जो भी थर्ड पार्टी फाइनलाइज करेगी। या फिर उनकी मेथड में और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे अपन ने पढ़ा था कि सर मार्केट प्राइस उस दिन जो भी होगी, वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी, असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, यानी कि प्राइस फिक्स करने के तरीके क्या होते हैं कि सर प्राइस इज फिक्स्ड आइदर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या फिर एग्रीड टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी, मार्केट प्राइस। और तीसरा तरीका होता है ये डिटरमाइन प्राइस, कई बार डिटरमाइन हो सकती है बिटवीन द कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन द पार्टीज। पहले उन्होंने कैसे डीलिंग की है, पास डीलिंग्स कैसी हुई है, उनके बीच में क्या बातें चल रही हैं उनसे। ये ये थ्योरी पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं कि प्राइस कैसे कैसे असरटेन करी जा सकती है बिटवीन द सेलर एंड बायर। या तो वो खुद प्राइस को सेलर और बायर मिलके सेट कर लें, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में कोई तरीका बता दिया हो जिससे वो लोग प्राइस सेट कर सकते हैं। डिटर या फिर उनकी पास डीलिंग्स या फिर कोर्स ऑफ डीलिंग्स के हिसाब से हम लोग डिटरमाइन कर एसरटेन कर सकते हैं प्राइस को। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है अभी तक? झील, शिरिन, देव, दिया? नहीं ना, इसमें कोई डाउट होने लायक बात नहीं है। डाउट कहाँ आ रहा है, इसके बाद में आ रहा है, ठीक है, कि यदि प्राइस फिक्स नहीं होती है, यदि सेलर और बायर के बीच में प्राइस फिक्स नहीं होती, ये शायद कल ईशा बांगड़ ने भी पूछा था, तो कोई डाउट रह गया इसमें, मैं वापस समझा रहा हूं। यदि सेलर और बायर के बीच में प्राइस, मतलब कोई गुड्स के लिए सेलिंग और बाइंग करने के लिए, यानी कि सेल के लिए कोई एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ठीक है, अब उसमें यदि प्राइस डिटरमाइन नहीं हो पा रही है, प्राइस डिटरमाइन नहीं हो पा रही है, असर्टेन नहीं हो पा रही है, तो क्या वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा या वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा? क्या आंसर है नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। क्या पे करना पड़ेगा बायर को, सेलर को, कि सर एक रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा। ये कल अपन ने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था कि सर रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा? देखो नोट्स में देखो एक बार आप, ascertainment ऑफ प्राइस इन तीन तरीकों से हो सकता है कि सर व्हेन द प्राइस कैनॉट बी फिक्स्ड इन एनी ऑफ द वेज मेंशन्ड हियर, देन द बायर इज बाउंड टू पे अ रीजनेबल प्राइस टू द सेलर। सर कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा, रीजनेबल प्राइस पे करी जाएगी, चाहे वो माल गया है या नहीं गया है। बाकी लोगों को भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वापस समझो कि सर प्राइस, सेलर और बायर ने ये तो बोला कि हम गुड्स खरीदेंगे बेचेंगे, लेकिन उनके बीच में प्राइस डिटरमाइन नहीं हो पा रही है। तो क्या उससे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है खरीदने या बेचने का, ये खराब हो जाएगा? क्या ये वॉइड हो जाएगा? आंसर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में लिख रहा है सर नहीं, खराब नहीं होगा। बायर जो है वो सेलर को एक रीजनेबल प्राइस पे करेगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए सर रीजनेबल प्राइस क्या? दो क्वेश्चंस आने चाहिए। एक तो रीजनेबल प्राइस क्या, कि सर रीजनेबल प्राइस का क्वांटम हम लोग
सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांस के हिसाब से डिफाइन होता है। उसको क्वांटम को हम कभी भी किसी भी सिचुएशन में क्वांटम को हम लोग एक जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, वो सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांस के बेसिस पे वेरी करेगा। दूसरा सवाल जो आपके मन में आना चाहिए, जी रुक जा, दूसरा सवाल जो आपके मन में आना चाहिए वो ये है कि सर यदि कोई प्राइस ही डिटरमाइन नहीं हुई तो फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनसर्टेनिटी के कारण खत्म नहीं होगा क्या? अनसर्टेन, अपन ने कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए वन ऑफ द एसेंशियल फैक्ट्स पढ़ा था दैट देयर मस्ट नॉट बी अनसर्टेनिटी का एलिमेंट। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? अपन ने 10-11 एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए फर्स्ट चैप्टर के अंदर। उसमें एक चीज पढ़ी थी कि क्या अनसर्टेनिटी का एलिमेंट होना चाहिए क्या, कि सर अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको शायद इसी पॉइंट पे कल शायद मेरे को थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था कि सर अनसर्टेनिटी होना इज अ डिफरेंट थिंग एंड रीजनेबल प्राइस डिसाइड करना इज अ डिफरेंट थिंग। अनसर्टेनिटी का एलिमेंट तो ये है कि मान लो किराएदार कोई किराए पे जगह ले रहा है, या तो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा और हाउस मेरे लिए लकी प्रूव हो गया तो मैं आपको 12,000 रुपए दूंगा, ये हो जाता है अनसर्टेनिटी का एलिमेंट। लेकिन जहां पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कोई गुड्स खरीदने और बेचने की बात की जा रही है, सेलर और बायर ने डिसाइड कर लिया कि गुड्स बेचेंगे और खरीदेंगे, और वो प्राइस के बारे में या तो डिटरमाइन करना भूल गए या उनके बीच में प्राइस को लेके कोई सहमति नहीं बन पा रही है, तो सर कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा बेचने का। बायर वुड पे द सेलर अ रीजनेबल प्राइस एंड रीजनेबल प्राइस वुड वेरी फ्रॉम सर्कमस्टेंस टू सर्कमस्टेंस। क्या ये सेक्शन 9 की थ्योरी आपको समझ में आई? क्या ये सेक्शन 9 की थ्योरी आपको अब पूरी समझ में दिमाग में बैठी या नहीं बैठी? एक बार यहां पर भी देख लो, प्राइस एसर्टेनमेंट ऑफ प्राइस जो है वो 3 तरीके से, 1 2 3। फेलियर नोट पढ़ना, ये फेलियर टू फिक्स प्राइस डज नॉट मीन दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी अवॉइडेड, rather it means that now a reasonable price needs to be paid to the seller from the buyer. The contract will not be taken as void due to uncertainty element। ये स्पेसिफिकली जो पुराने केसेस हैं वगैरह वगैरह जो राइटर्स ने लिखा है उनमें स्पेसिफिकली ये बात बोली गई है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा। पुलकित 1 मिनट और रुक जा, ये एग्जाम्पल करा के फिर मैं तुम लोगों के डाउट्स उठाता हूँ सेक्शन 9 के रिलेशन में। एग्जाम्पल है, मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल हिज कार विद मिस्टर बी वाइल मेकिंग द एग्रीमेंट। सर ए ने बी को अपनी कार बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया। वाइल मेकिंग द एग्रीमेंट बोथ फॉरगॉट टू डिस्कस द प्राइस ऑफ द कार। उन्होंने कार की प्राइस ही बेचने के लिए किस प्राइस पे बेचा और खरीदा जाएगा ये डिस्कस करना रह गया। लेटर मिस्टर ए रिफ्यूज टू सेल हिज कार टू बी stating that the agreement was void on the grounds of uncertainty about price। कि सर ए ने बी को कार देने से मना कर दिया ये कहते हुए कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनसर्टेन है रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ द कार, इसलिए मुझे अनसर्टेन है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ और मुझे कुछ पूरा करने की जरूरत नहीं है। क्या बायर सेलर के अगेंस्ट के कुछ राइट रखता है? कि सर आंसर है इट इज नॉट अ वॉइड एग्रीमेंट, रादर उन्होंने प्राइस को अभी तक कुछ असर्टेन नहीं किया है तो उससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाएगा। रादर मिस्टर बी नीड्स टू पे मिस्टर ए अ रीजनेबल प्राइस एंड द कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू बी ऑनर्ड बाय मिस्टर ए एज पर सेक्शन 9। सेक्शन 9 में तो ये बोला गया है कि बाद में रीजनेबल प्राइस पे करोगे, रीजनेबल प्राइस पे करोगे। ठीक है, वह लिख लेना यहाँ पर एक और पॉइंट, मैं इसको और अपडेट करके भेज दूंगा कि सर यदि किसी तरीके से नहीं होता है तो सर रीजनेबल प्राइस पे किया जाएगा। ये एक लाइन यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 मैं और डाल के आपको भेज दूंगा। अभी तक पुलकित सबसे पहले तू बता क्या डाउट है? सर ये सारे टाइप ऑफ गुड्स पे नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा सारे टाइप ऑफ गुड्स पे? सारे टाइप ऑफ गुड्स पे क्यों नहीं होगा? क्या यहाँ पर अपन ने फिक्सेशन ऑफ प्राइस में कोई ऐसी बात लिखी है क्या कि ये केवल एग्जिस्टिंग गुड्स पे होगा, या फिर ये केवल फ्यूचर गुड्स पे होगा, या फिर ये केवल कंटिजेंट गुड्स पे होगा? कोई लिखा है क्या अपन ने ऐसा? नहीं सर, नहीं। ठीक है, तो ये सारे गुड्स के लिए ये रूल होगा। नेक्स्ट बताओ, झील तेरे को डाउट था, बोल जल्दी बोल। सर जो
थर्ड पार्टी अमाउंट फिक्स रहेगी। थर्ड पार्टी अगर मैंने अभी वो तक लिया नहीं है झील, थर्ड पार्टी मैं अभी वापस समझाऊंगा 10 ओके, सेक्शन 10 में। तेरे आधे डाउट्स वहीं क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद में भी कोई हो तो जरूर पूछना। ठीक है, क्या तुम लोग को सबको सेक्शन 9 एक बार वापस क्लियर हो गया? कल कोई कमी पेशी रहेगी तो वो पूरी हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि वापस से मैंने जो समझाया उससे जो लोगों के डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हैं। क्या अभी भी सेक्शन 9 में कैसे काम करना है कि सर बहुत सिंपल सा एक फ्लो चार्ट बना लो कि सर प्राइस क्या होती है, कैसे डिटरमाइन होगी प्राइस, मनी कंसिडरेशन होता है, प्राइस एसरटेन कैसे होगी, या तो सेलर और बायर फिक्स कर लें या कोई मेथड डेवलप कर लें जैसे वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी एटसेट्रा एटसेट्रा, मार्केट वैल्यू। ठीक है, और या फिर कोर्स ऑफ डीलिंग से डिटरमाइन हो जाएगी प्राइस। ठीक है, अब यदि प्राइस डिटरमाइन नहीं हो पा रही है तो सर कॉन्ट्रैक्ट खराब नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट खराब नहीं होगा, रेदर बायर वुड पे द सेलर अ रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस के बारे में डिटेल आपको ध्यान है। ठीक है सर, रीजनेबल प्राइस पे करी जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा। और यदि प्राइस डिटरमाइन नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ गया, ये कतई मत लेना, कतई मत लेना, कतई मत लेना। ठीक है, ये तो हो गया सेक्शन 9। अब आ जाओ सेक्शन 10 पे। सेक्शन 10 इज वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी। वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी में यहां पर रूल्स ट्वीक करें। तो कल जो समझाया था ना सेक्शन 9 और सेक्शन 10, उनको बच्चों ने क्या है मिक्स कर लिया, या मैंने मिक्स कर लिया, इस वजह से कोई तकलीफ हो गई है। सेक्शन 9 और सेक्शन 10 में रूल्स में थोड़ा सा ट्वीक किया गया है। सेक्शन 10 इज वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी। तो सर वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी में अगेन कि सर सेलर और बायर ने ये लिखा प्राइस फिक्सेशन के लिए जो भी थर्ड पार्टी वैल्यू करेगी हमारे लिए वो फाइनल प्राइस होगी। और थर्ड पार्टी आई, वैल्यूएशन कर दिया कि इस कार की कीमत 4 लाख रुपए है। ठीक है, तो वो दोनों के लिए प्राइस फिक्सेशन हो गई, कॉन्ट्रैक्ट में वो प्राइस हो गई। पहला तरीका ये। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है जब खुद थर्ड पार्टी ने या तो प्राइस या तो प्राइस फिक्सेशन या वैल्यू कुछ भी बोल लो वो डिटरमाइन नहीं करी, या वो अपने आप को इस काबिल नहीं पा रहा है कि वो उस चीज का वैल्यूएशन कर पाए, यानी कि बिना सेलर या बायर की गलती के थर्ड पार्टी ने वैल्यूएशन नहीं किया। ठीक है, और एक तीसरी सिचुएशन हमको पढ़नी थी जहां पर सेलर या बायर ने बदमाशी करी और थर्ड पार्टी को वैल्यूएशन नहीं करने दिया। तो सर ये 3 सिचुएशन हमको पढ़नी है, ध्यान रखना। आओ इसका भी मैंने शॉर्ट नोट बनाया है, शॉर्ट समरी बनाई है, देखते हैं। सेक्शन 10 फिक्सेशन ऑफ प्राइस बाय थर्ड पार्टी या एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, किसी भी नाम से आ जाए दोनों एक ही बात है। एग्रीमेंट टू सेल एट अ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन कौन करेगा? थर्ड पार्टी। तो इसको ये भी बोलते हैं फिक्सेशन ऑफ प्राइस बाय अ थर्ड पार्टी। सेक्शन 10 ऑफ होगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि सर थर्ड पार्टी अपॉइंट की गई, जो भी उसने वैल्यूएशन किया वो प्राइस फाइनल हो गई, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। वॉट एवर द प्राइस इज फिक्स्ड बाय द थर्ड पार्टी दैट विल बी फाइनल। उसने कर दी 4 लाख रुपए कार की प्राइस निकाल दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड पॉइंट, failure by third party to value the goods without any fault of buyer or seller। सेलर की कोई गलती नहीं, बायर की कोई गलती नहीं, थर्ड पार्टी ने खुद नहीं बोल दिया यार मैं इस गुड्स को वैल्यू नहीं कर पाऊंगा, या उसने करने से मना कर दिया, या वो वैल्यूएशन करने नहीं आया, कुछ भी बात हो गई। सो थर्ड पार्टी हैज फेल्ड टू वैल्यू द गुड्स। यहां पर रूल ट्वीक किए गए हैं सेक्शन 10 में, इस सिचुएशन के लिए थोड़े से अलग रूल्स बताए गए हैं। तो फिर अब 2 सिचुएशन हो सकती है जहां पर थर्ड पार्टी ने वैल्यूएशन ना या तो करने से मना कर दिया या वो उसने किया नहीं, मतलब विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ बायर और सेलर। यदि थर्ड पार्टी ने वैल्यूएशन नहीं किया तो 2 सिचुएशन होती है, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2। सिचुएशन 1 क्या बोलती है इफ द बायर हैज नॉट रिसीव्ड एंड अप्रोप्रिएटेड द गुड्स। बायर ने अभी तक गुड्स को रिसीव नहीं किया, ये पॉइंट केवल और केवल वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी में आएगा। सेक्शन 9 में इसको कंफ्यूज मत करना। यदि बायर ने सेलर से गुड्स रिसीव कर लिए हैं, बायर ने उस कार को रिसीव कर लिया है और यूज लेने लग गया है, इफ द बायर हैज
ये तो हो गई एक सिचुएशन। और दूसरी सिचुएशन क्या हो गई, सेलर ने अभी तक बायर को गुड्स दिए ही नहीं है, वो कार दी ही नहीं है। तो ये दो सिचुएशन, सिचुएशन नंबर 1 और सिचुएशन नंबर 2। पहली सिचुएशन हम लेके चल रहे हैं, सेलर ने बायर को गुड्स अभी तक दिए ही नहीं है, बायर हैज नॉट रिसीव्ड एंड अप्रोप्रिएटेड द गुड्स। इस सिचुएशन में देन द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स बिकम वॉइड एंड नथिंग नीड्स टू बी डन। अब यहां पर थर्ड पार्टी, इन्होंने दोनों ने नक्की किया था थर्ड पार्टी वैल्यूएशन करेगी, थर्ड पार्टी ने, और अभी तो कार जो है वो सेलर से बायर को दी ही नहीं गई है, थर्ड पार्टी ने वैल्यूएशन किया ही नहीं, बायर को गुड्स अभी तक मिले नहीं। ठीक है, सिचुएशन 1 क्या है, बायर को गुड्स अभी तक मिले नहीं, थर्ड पार्टी ने वैल्यूएशन किया नहीं, उस वैल्यूएशन करने में बायर या सेलर की गलती नहीं थी वैल्यूएशन नहीं होने में। अभी तो मेन बात क्या हो गई कि सर एक तो बायर या सेलर की गलती नहीं थी, थर्ड पार्टी ने वैल्यूएशन नहीं की, और सेलर ने अभी तक गुड्स बायर को नहीं दिए हैं। यदि ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट शुरुआत मतलब वॉइड, जो भी है कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट वॉइड, अब उसे पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर प्राइस फेलियर फिक्सेशन में हो जाता है, तो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो भी बना है वो वॉइड, इट इज नॉट एनफोर्सिबल इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ बिकॉज थर्ड पार्टी ने वैल्यूएशन को अभी तक पूरा किया ही नहीं है। यहां पर ये मत बोल देना कि सर रीजनेबल प्राइस देगा ना, ये रीजनेबल वाला फंडा इस सिचुएशन 1 में मत लगाना। सिचुएशन नंबर 2 कि सर सेलर या बायर में से किसी एक ने बदमाशी करी है, सेलर या बायर में से, एक मिनट, सिचुएशन 2 अभी सुनना, एक मिनट। हाँ, सिचुएशन 2 कि सर इफ द बायर हैज रिसीव्ड एंड अप्रोप्रिएटेड द गुड्स, इफ द बायर हैज रिसीव्ड एंड अप्रोप्रिएटेड द गुड्स, बदमाशी नहीं, सॉरी, सेलर ने बायर को कार दे दी है और अब थर्ड पार्टी ने वैल्यूएशन नहीं की है, थर्ड पार्टी ने वैल्यूएशन नहीं की, सेलर की भी गलती नहीं थी, बायर की भी गलती नहीं थी, थर्ड पार्टी ने वैल्यूएशन नहीं किया, लेकिन गुड्स जो है, कार जो है, वो सेलर से बायर के पास में जा चुकी है, सेलर से बायर के पास में जा चुकी है। बेटा अब गड़बड़ हो गई, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। अब यहां पर आ जाएगा रीजनेबल प्राइस का फंडा। यानी अब ये सेलर बोले ना, देख यार थर्ड पार्टी ने तो कार की वैल्यूएशन करने से मना कर दिया, ना तेरी गलती थी ना मेरी गलती थी, तो तू मुझे कार वापस दे दे। बायर कह रहा है नहीं कार तो मैं वापस नहीं दूंगा, दोनों लड़ते हुए कोर्ट पहुंच गए। तो सिचुएशन क्या हो रही है कि सर थर्ड पार्टी ने वैल्यूएशन करने से मना कर दिया, ना तो सेलर की गलती थी ना बायर की गलती थी। और तीसरी बात, लेकिन गुड्स जो है वो सेलर से बायर को जा चुके हैं, अप्रोप्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, ये तीसरी सिचुएशन से फर्क पड़ जाएगा। अब वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, बायर से कार अब वापस नहीं ली जा सकती। तो सॉल्यूशन क्या है, रीजनेबल प्राइस। सॉल्यूशन क्या है, बायर वुड पे दी सेलर अ रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल प्राइस का फंडा यहां पर आएगा। क्या ये समझ में आया? सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 जहां पर थर्ड पार्टी ने वैल्यूएशन करने से मना कर दिया है, बोलो अभी तक समझ में आया? सेक्शन 10, या तो थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कर ले, प्राइस डिसाइड कर दे, थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कर नहीं पा रही है या करने से मना कर दिया है, ठीक है, लेकिन सेलर या बायर की गलती नहीं है। ठीक है, तो इसमें दो सिचुएशंस आ जाती हैं। सिचुएशन 1, गुड सेलर के से बायर के पास में नहीं गया है। सिचुएशन 2, गुड सेलर से बायर के पास में जा चुका है। यदि गुड सेलर के बायर के पास में नहीं गया है, कॉन्ट्रैक्ट कर दो, खत्म, वॉइड, कोई अब पूरा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन गुड्स सेलर से बायर के पास में जा चुका है, तो सर रीजनेबल प्राइस पे करी जाएगी फ्रॉम बायर टू दी सेलर। और रीजनेबल के लिए कोई रटी रटाई लाइन सिचुएशन टू सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कितनी प्राइस। क्या अभी तक सेक्शन 10 के ये 1 और 2 पॉइंट्स जो समझाए हैं अलोंग विद सिचुएशन समझ में आए? सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 बोलिए हाँ या ना। तो इसका इसका एग्जाम्पल पढ़ के फिर इसका थर्ड पॉइंट और समझाऊं, बोलिए हाँ या ना। सेक्शन 9 और सेक्शन 10 में फ्लो कैसे करना है, क्या ये समझ में आया?
सेक्शन 9 और हाँ सर। सेक्शन 10 में सभी जनों को एक एक जने से पूछ रहा हूँ, क्योंकि कल बाद में प्रॉब्लम्स आई थी। दिया शेट्टी, देव, दिया जैन, समझ में आया तुम तीन को? Yes, Yes. sir. ईशा बांगड़, ईशा Yes, शेट्टी, sir. Yes, sir. ईशा बांगड़, ठीक है। झील, कनक, Yes, sir. पुलकित, Yes. हाँ सर। रिया, शिरीन, रिया, शिरीन, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ये जो सेकंड पॉइंट पढ़ा ना, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, या आरटीपी में एक क्वेश्चन आया हुआ है। वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर निकाल के लाया हूं। क्या क्वेश्चन है? मिस्टर ए एग्रीज टू सेल टू बी हिज 2 सेकंड हैंड कार्स ऑन दी टर्म्स। देखो, मिस्टर ए और मिस्टर बी, मिस्टर ए के पास में 2 कार थी, कार नंबर 1, कार नंबर 2। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 2 कार्स बेचने की बात करी, अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 2 कार बेचने की बात करी, ऑन द टर्म्स दैट द प्राइस वाज टू बी फिक्स्ड बाय सी। कि मिस्टर सी को है ना कार की प्राइस फिक्स करनी थी। यानी आपके दिमाग में अब एक घंटी बजनी चाहिए। क्या घंटी बजनी चाहिए? वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी, वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी। यानी कि ये सेक्शन 10 वाले जो भी फ्लो है हमको वो लगाने पड़ेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है, बी टेक्स डिलीवरी ऑफ 1 कार इमीडिएटली। अब देखो क्वेश्चन कितना अच्छे से तुमको फंसाने की कोशिश कर रहा है। बी ने 1 कार की डिलीवरी इमीडिएटली ले ली और 1 कार ए के पास में ही रह गई। मान लो कार नंबर 1 बी के पास में रह गई, बी के पास में आ गई, और कार नंबर 2 अभी तक ए ने बी को दी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? बी टेक्स द डिलीवरी ऑफ 1 कार इमीडिएटली। सी हाउएवर रिफ्यूजेस टू फिक्स द प्राइस। सी ने वैल्यूएशन करने से मना कर दिया। हो गया बेड़ा गर्क। सी ने वैल्यूएशन करने से मना कर दिया। ठीक है। अब ए आस्क फॉर द रिटर्न ऑफ द कार ऑलरेडी डिलीवर्ड। ए ने बी को बोला, देख भाई मैंने वैल्यूएशन तो हुआ नहीं है, जो कार मैंने तेरे को देने की बात करी, जो 2 कार देने की बात करी थी, एक दे दी, एक मेरे पास पड़ी है, और वैल्यूएशन हुआ नहीं है, तो तू वो कार मेरे को वापस दे दे। Whereas B insist on delivery of the second car. B अपोजिट बात कर रहा है। देख वैल्यूएशन, वैल्यूअर ने वैल्यूएशन नहीं किया, उससे कोई मतलब नहीं, तू मेरे को दूसरी कार भी दे दे। ठीक है, सेकंड कार डूइंग फॉर अ रीजनेबल प्राइस ऑफ बोथ द कार्स। बी बोलता है ये कार नंबर 1 तो मेरे पास में ही है, मैं कोई लौटाऊंगा नहीं, तू कार नंबर 2 भी मेरे को दे दे, मैं दोनों कार्स की तेरे को कुछ रीजनेबल प्राइस दे दूंगा। ठीक है, अब आगे डिसाइड करो किसके लिए क्या सही होगा, एज पर लॉ क्या सही होगा। क्या मिस्टर ए को उनकी कार नंबर 1 वापस मिलनी चाहिए, या क्या मिस्टर बी को कार नंबर 2 भी मिल जानी चाहिए? डिसाइड करो। तो सर आंसर होगा, देखो, वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी, यानी कि लगेगा सेक्शन 10। सेक्शन 10 में या तो थर्ड पार्टी ने कार की प्राइस डिसाइड कर दी होती, कार नंबर 1 और कार नंबर 2 की, तब तो बी ए को वो दे देता, काम खत्म हो जाता। पर क्वेश्चन वैसे में हुआ नहीं वैसा। तो सर अब कार नंबर 1 के लिए क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने वैल्यूएशन करने से मना कर दिया। न तो सेलर की गलती थी, न बायर की गलती थी, और उस कार जो है उसकी डिलीवरी चली गई फ्रॉम सेलर टू दी बायर। अब बायर के पास में वो कार है। और कार नंबर 2 के लिए क्या सिचुएशन है? थर्ड पार्टी ने वैल्यूएशन करने से मना कर दिया, न तो सेलर की गलती थी न बायर की गलती थी, और कार अभी तक सेलर के ही पास में है, बायर के पास में अप्रोप्रिएट नहीं हुई है, गई नहीं है। तो सर जो सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 बताई थी वो अलग अलग यहाँ पर फिक्स हो रही है या नहीं हो रही है? देखो ये दोनों तो सिमिलर है, लेकिन एक में कार की डिलीवरी जा चुकी है, तो कोई भी, तो अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। बायर फर्स्ट कार के लिए जो कि उसको मिल चुकी है उसके लिए रीजनेबल प्राइस पे करेगा। सेलर वो कार वापस नहीं मांग सकता, उस कार पे बी का हक है। और दूसरी कार जो अभी तक सेलर के ही पास में पड़ी हुई है, सर बायर उस कार को मांग नहीं सकता, उस कार के लिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 इस वजह से, तो इस तरीके से आपका आंसर वेरी करेगा।
first car, B needs to pay a reasonable price for the same, and A cannot ask for its return as goods have already been received by the buyer and he has appropriated the goods and put to use. So reasonable price to be paid. Whereas for second car जो अभी तक Mr. A के पास में है, B cannot insist on delivery of the second car where valuation to be done by third party and third party fails to value the car, the contract becomes void. तो दोनों कारों के लिए फिर आंसर अलग अलग हो जाएगा जो मैंने आपको समझाया उस हिसाब से। अब क्लियर हुआ वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी में रूल्स कैसे कैसे चलेंगे। और इसमें एक थर्ड पॉइंट और है जो मैं भी डाल दूंगा कि सर थर्ड पार्टी जो है वो वैल्यूएशन नहीं कर पाई, लेकिन इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि या तो सेलर ने बदमाशी करी है या बायर ने बदमाशी करी है। तो या तो सेलर ने बदमाशी करी है या बायर ने बदमाशी करी है, जिस भी पार्टी ने बदमाशी करी है दूसरी पार्टी उससे डैमेजेस वसूल सकती है। दूसरी पार्टी उससे डैमेजेस वसूल सकती है क्योंकि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन इसलिए नहीं कर पाई, सेलर ने कार ही नहीं दिखाई उसको, पूरे दिन घुमाता रहा, अच्छा हाँ अभी दिखा रहा हूँ तभी दिखा रहा हूँ। बायर ने पहले तो थर्ड पार्टी को बुला लिया लेकिन बाद में लगा यार ये ज्यादा वैल्यूएशन कर देगा तो उसको गाड़ी तक लेके ही नहीं गया। ठीक है, तो बदमाशी किसी एक पार्टी के कारण हो रही है तो अपोजिट पार्टी, मतलब बदमाशी क्या हो रही है कि जो भी थर्ड पार्टी को वैल्यूएशन नहीं करने दे रहा है तो अपोजिट पार्टी उससे डैमेजेस वसूल सकती है। ये एक पॉइंट और है जो मैं ऐड करके इसका अपडेट आपको दूंगा। अपडेटेड ये जो मैंने फ्लो बनाए हैं अलॉन्ग विद एग्जांपल्स बनाए हैं ये मैं आपको दूंगा, तो इसको अपने हाथ से उसमें कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा पेपर लगा के नोट्स में नोट कर लेना। क्या अब फ्लो समझ में आ गया भाई तुम सब लोगों को? है ना? अब तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी? अब तो कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बैंक किस किस ने कर लिया या कितना कितना कर लिया ये बताओ। हाँ शिरिन, शिरिन पूरा कर लिया? हाँ सर, सर चैप्टर 1 का ही करना था ना। हाँ चैप्टर 1 का ही करना था, चैप्टर 2 का करके क्या हाँ वो करेंगे कर उसकी? दिया। ठीक है, और किसने किया? और किसने किया? ईशा शेट्टी, देव, वेरी गुड। दिया शेट्टी सर मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। चैप्टर 1 का ही तो बोला था। हाँ सर, चैप्टर 1 का ही थोड़ा एंड का बचा है। ओके, और कौन है भाई? दिया जैन का हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने नहीं किया है ना वो अपना थोड़ा सा दिमाग चलाओ रे, क्योंकि मेरे कराने से पहले यदि आप दिमाग चलाओगे तो ही तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे कि आपके सोचने का पैटर्न डेवलप होगा। ठीक है, इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपना दिमाग चलाएं उसमें। ठीक है, अच्छा ये जो क्वेश्चन बैंक में मैंने पहला पेज दिया है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दिसंबर अटेम्प्ट स्टूडेंट्स। दिसंबर अटेम्प्ट स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल है क्योंकि ये 60 मार्क्स के हिसाब से तैयार किया गया है। लॉ में कहाँ से कितने नंबर का आता है, ठीक है, कौन से एक्ट में से कितने नंबर का क्या आता है, तो ये उन्हीं के लिए है। जो मे अटेम्प्ट स्टूडेंट्स हैं वो कृपया इससे फ्लो नहीं हो जाए। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? पुलकित क्वेश्चन नंबर 1 पढ़। Differentiate between ascertain and unascertain goods with example. Differentiate between ascertain goods and unascertain goods with example। सिंपल सी बात है, आपको समझाना है कि सर असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स क्या होते हैं। सर आपको ये बताना है कि सर गुड्स बेसिकली एक चार्ट बना देना। गुड्स बेसिकली 3 प्रकार के
कि सर एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स। उसमें से भी एग्जिस्टिंग गुड्स फर्दर 3 प्रकार के, स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स एंड असर्टेन गुड्स। ऐसा चार्ट बना के चालू करोगे ना, एग्जामिनर को पता पड़ जाएगा हाँ भैया तुमको आता है। ठीक है, तो नंबर खुले हाथ से देगा, आसानी से देगा तुम लोगों को कि सर जब कीवर्ड क्या है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट जब हम गुड्स डिसाइड नहीं करते हैं, गुड्स हैं तो एग्जिस्टिंग, लेकिन हम उनमें से डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि कौन से वाले गुड्स इस कॉन्ट्रैक्ट में सेलर से बायर को जाएंगे, सो वी आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अनअसर्टेन्ड गुड्स, जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय असर्टेन नहीं किया गया है। ठीक है, अब जब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में कौन से वाले गुड्स इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए सेलर ने बायर के लिए सेलेक्ट किए हैं, 1000 बोरी में से वो 100 बोरी सेलेक्ट कर ली, तो फिर वो अनअसर्टेन गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के लिए बन जाएगा कि नाउ द गुड्स हैव बीन असर्टेन। तो ये एक प्रोसेस ही है, अपन ने समझा हुआ है अनअसर्टेन गुड्स और असर्टेन गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको समझाना है, और एक एक ये 1000 बोरी और 100 बोरी वाला एग्जाम्पल दे देना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्योरेटिकल है इसलिए मैं ज्यादा इसकी तरफ बढ़ नहीं रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ पुल के। What amount, what is meant by delivery of goods under the Sale of Goods Act 1930? State various modes, forms of delivery. पुल के एक बात बता, हाँ सर। ये तेरे सोने का टाइम है क्या शाम को 4 4:30 बजे? नहीं सर, लेकिन आज मैं सो गया था। तेरी आवाज से बिना तेरी फोटो देखे ही समझ में आ रहा है कि या तो तू इंटॉक्सिकेटेड है या तेरे को नींद आ रही है, दोनों में से एक काम है। इंटॉक्सिकेशन तू करता नहीं होगा इसलिए नींद की बात है। सो व्हाट इज मेंट बाय डिलीवरी ऑफ गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930? सर डिलीवरी का मतलब होता है अपनी इच्छा से वॉलंटरीली गुड्स का पोजेशन सेलर ने बायर को दे दिया या एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को दे दिया। डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इच्छा से किया गया, जबरदस्ती खौस के नहीं या खींच के नहीं ले लिया या चुरा के नहीं ले लिया। सो डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। फिर अपन ने पढ़ा था डिलीवरी तीन तरीके की होती है कि सर एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी तो जब गुड्स को फिजिकली हैंड ओवर कर देते हैं फ्रॉम द सेलर टू द बायर। सिंबॉलिक डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में गुड्स अपनी जगह से फिजिकली हैंड ओवर नहीं होते, हिलते नहीं है। लेकिन सिंबॉलिक डिलीवरी में क्या होता है, हम कुछ एक ऐसा सिंबल देते हैं सामने वाले को जिससे उन गुड्स के ऊपर कंट्रोल जो है वो सामने वाले बंदे का आ जाता है। ठीक है, मेन कीवर्ड यहां पर क्या है, सिंबल और कंट्रोल। जैसे गोदाम जिनमें गुड्स रखा हुआ है, उस गोदाम की चाबी दे दी, यानी गुड्स तो अपनी जगह से नहीं ले, लेकिन उस गुड्स पे कंट्रोल किसका आ गया, जिसके पास में उन गुड्स की तो गोदाम की चाबी है। कंस्ट्रक्टिव या एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी में क्या होता है, गुड्स अपनी जगह से हिलते नहीं है, लेकिन एक बंदा कोई एक्नॉलेज करता है कि आज से मैं गुड्स सेलर की जगह पे, आपकी जगह पे होल्ड कर रहा हूं, बायर की जगह पे होल्ड कर रहा हूं, आई एम एक्नॉलेजिंग यू। जैसे सेलर ने अपना गुड्स कोल्ड स्टोरेज में रखा था मिस्टर एक्स के पास में, सेलर ने बायर को वो गुड्स बेचा, तो सेलर ने मिस्टर एक्स को बोल दिया कि मैंने गुड्स मिस्टर बायर को बेच दिया है। तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर बायर को एक्नॉलेज किया कि सर सेलर ने मेरे को बोल दिया है आज से मैं गुड्स आपके बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूं। एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी हो गई, गुड्स अपनी जगह से हटे भी नहीं और मान लिया कि डिलीवरी हो गई। तो कंस्ट्रक्ट कर लिया कि पहले सेलर ने गुड्स मिस्टर एक्स से लिए, फिर इसको दिए, फिर इसने वो वापस कोल्ड स्टोरेज के पास में रखे। तो ये पूरी प्रोसेस हमने गुड्स अपनी जगह से नहीं ले पर कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी।
तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। डिलीवरी क्या होती है और डिलीवरी कितने तरीके की होती है, ये फुद्दू सा क्वेश्चन जो है ना, ये एग्जाम में आया हुआ है। शायद 4 नंबर के लिए आया ही है। देखो मई 18 में 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। हर बार 4-4 नंबर के लिए, कि एक तो डिलीवरी और 3 नंबर इसके और थोड़े बहुत नंबर सेक्शन के। ठीक है, 4 नंबर फेंक के तुमको दे रहे हैं, उठाने की जरूरत है। चलो वापस सेम लिंक पे एक बार रिज्वाइन करो ताकि आगे की क्लास करें। फटाफट रिज्वाइन करना।